पिछले 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, गले में दर्द, बुखार सब कुछ एक साथ ही शुरू हो गया था। फ़िलहाल अभी मैं बेटर फ़ील कर रहा हूँ, इसलिए आपके सामने वीडियोस को लेकर के आ चुका हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 24 यानी कि 24 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, द मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज इज। तो संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? तो स्टोरेज बैटरीज में जो मेटल यूज़ की जाती है वह कौन सी मेटल होती है? तो वो होती है लेड यानी कि शीशे की। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अभी तक आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि ये जो लेड है यानी कि ये जो शीशा होता है, तो लेड का एटॉमिक सिंबल किस तरह का होता है? तो आपको ध्यान में रखना है लेड का एटॉमिक सिंबल जो है तो पीबी ये होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस एसिड का यूज़ लेड स्टोरेज बैटरीज में किया जाता है? ध्यान में रखना, मैंने आपको मेटल नहीं बोला, मैंने आपके सामने एसिड बोला कि किस एसिड का यूज़ लेड स्टोरेज बैटरीज में किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़। ये 2 क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज द लिस्ट इन। तो कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है तो वह कहाँ पर होता है? तो कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है स्टील यानी कि इस्पात में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2-3 पॉइंट्स बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कार्बन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उपस्थित होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कार्बन सबसे अधिक मात्रा में कास्ट आयरन में प्रयुक्त होता है, कास्ट आयरन में उपस्थित होता है। लगभग जो है तो 3% यहाँ पर उपस्थित होता है। ये परसेंटेज भी आपको ध्यान में रखनी है। और भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी में है रॉट आयरन। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत 0.05 से लेकर के 0.25% के बीच में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक और क्वेश्चन जो है तो रॉट आयरन के बारे में पूछा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है रॉट आयरन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो पीवीसी विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है पीवीसी, तो पीवीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। पीवीसी से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो पीवीसी है यह पूरे के पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर प्रोड्यूस होने वाला सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पीवीसी है यह पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर प्रोड्यूस होने वाला सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस होने वाला सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर कौन से हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, पहले नंबर पर प्रोड्यूस होने वाला सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है पॉलीएथिलीन और दूसरे नंबर पर है पॉलीप्रोपाइलीन। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 2-3 कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है यानी कि ग्रहण करने वाला है? तो ग्रहण कौन करता है? तो वो करता है AB पॉजिटिव। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब कई बार आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यहाँ पर तो आपसे पूछा गया था यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, तो वो है AB पॉजिटिव। बट कई बार आपसे यूनिवर्सल डोनर पूछा जाता है तो वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा O नेगेटिव। कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ एक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये दोनों के दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। विटामिन सी डेफिशिएंट डाइट प्रोड्यूसेस नो डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन, तो विटामिन सी की कमी वाला भोजन किस में बिना कमी वाले लक्षण उत्पन्न करता है, तो विटामिन सी की कमी वाला भोजन कुत्ते यानी कि डॉग में बिना कमी वाले लक्षण जो है तो उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी, आप सभी को पता है। अब स्पेसिफिक रूप से हम पहले बात कर लेते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी कि मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना, ये इसकी कमी से रोग होते हैं। और विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है, तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए की जब भी बात आती है तो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और विटामिन ए हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो विटामिन ए हमें गाजर और गोल्डन राइस में देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थाइमीन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये हमें सनलाइट और जो मछलियों का कॉड लिवर ऑयल होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक बेसिक से कंसेप्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे दो क्वेश्चन से पूछूंगा, एक तो विटामिन के और एक विटामिन B12। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। ए डिफेक्ट इन आई लेंस ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण नेत्र लेंस में त्रुटि कहलाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मायोपिया, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में यानी कि मायोपिया में कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो तो कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है यानी कि अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। अब ये तो हमने देखा निकट दृष्टि दोष। कई बार आपसे पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और एक तो आपसे एस्टिग्मेटिज्म पूछा गया है, तो एस्टिग्मेटिज्म में हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डीज, तो विटामिन डी का प्रचुर स्रोत क्या है। अब थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है, तो यह सनलाइट और मछलियों के कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या होगा, कॉड लिवर ऑयल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि विटामिन के बारे में और विटामिन B12 के बारे में। यहाँ से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। अच्छा, रासायनिक नाम तो आप नीचे कमेंट्स में बताओ, बाकी इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी या फिर स्टर्डिलिटी यानी कि नपुंसकता या फिर बांझपन, ये रोग होते हैं। बाकी इसका रासायनिक नाम आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। एपिलेप्सी इज़ अ डिजीज़ ऑफ द, तो मिर्गी एक बीमारी है। आप सभी को पता है कि मिर्गी, आप सभी ने सुना होगा मिर्गी का दौरा। तो यह किसकी बीमारी हो सकती है, तो यह स्किन की बीमारी नहीं हो सकती,
हार्ट की बीमारी भी यह नहीं हो सकती। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बीमारी नहीं हो सकती। ये बीमारी होती है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे ब्रेन की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो है तो ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति कुछ समय तक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये होती है मिर्गी की बीमारी, आप सभी को पता होगा। अच्छा, यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस और अगर हम देखें, जैसे आपसे पूछा जाता है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है मरासमस और एक आपको ध्यान में रखना है क्वाशियोरकर। तो प्रोटीन की कमी से एक तो मरासमस रोग होता है और एक क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग इज। तो अंडे के खाद्य भाग की प्रोटीन मात्रा क्या है। अब ये होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि इसी तरह बार बार रिपीट होते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो अंडे के खाद्य भाग की प्रोटीन मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 13.3%। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। विच इज़ नॉट अ सीरियल। तो कौन सी धान्य फसल नहीं है। अब अगर आपने हमारी थोड़े दिन पहले वाली ज्योग्राफी वाली क्लास देखी हुई है, तो वहाँ पर मैंने आपको सीरियल क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है। तो कौन कौन सी हमारी धान्य फसलें होती हैं वो मैंने आपको बताया हुआ था। तो सीरियल क्रॉप्स में हमारी एक तो राइस यानी कि चावल आ जाते हैं, जौ यानी कि बारले आ जाते हैं, मेज़ यानी कि मक्का आ जाता है, इसी में व्हीट आ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि सीरियल क्रॉप्स में हमारी कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया राइस आ जाती है, बारले हो गया, मेज़ हो गया, फिर व्हीट हो गया, ओट्स इसमें आ जाते हैं, फिर राई इसमें आ जाती है, और इसमें आपको एक और ध्यान में रखना है सोरघुम। सोरघुम भी इसमें आ जाता है। तो ये सारे के सारे किस में आती हैं, तो ये आती हैं सीरियल क्रॉप्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मुसरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुसरी यह जो है तो सीरियल क्रॉप्स में नहीं आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी सीरियल क्रॉप्स मैंने आपको बताई, तो इसमें मैंने आपको बताया व्हीट आ जाती है, मेज़ हो गई, राइस हो गया, बारले हो गई, ओट्स हो गई, राई और सोरघुम। ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। द एवरेज साल्ट कंटेंट ऑफ सी वाटर इज। तो समुद्री जल की औसत लवण मात्रा कितनी होती है। अब ये मैंने आपको बता दिया था कि यह होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो समुद्री जल की औसत लवण मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 3.5%। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समुद्र में खारे पानी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 33 से लेकर के 37 ग्राम्स पर लीटर तक। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लवणता यानी कि सैलिनिटी को किस में मेज़र किया जाता है। तो लवणता को किस में मेज़र किया जाता है, तो वो किया जाता है पीपीटी यानी कि पार्ट्स पर 1000 में। अब यहाँ पर ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि समुद्र में खारे पानी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 33 से लेकर के 37 ग्राम्स पर लीटर में। यहाँ पर मैंने आपको ग्राम्स पर लीटर में बताया, लेकिन कई बार आपसे पीपीटी में पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि समुद्र में खारे पानी की औसत लवणता पीपीटी में कितनी होती है, तो वो होती है 35 पीपीटी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के निर्माण में होता है क्योंकि इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका अति उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बल्ब के फिलामेंट में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये तो आपको पता चल गया, लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बल्ब के फिलामेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये आपको देखो यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बल्ब के फिलामेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा।
तो देखो बल्ब के फिलामेंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यह नॉन कोरोसिव होनी चाहिए, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, इसका हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसका लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बल्ब के फिलामेंट में होनी चाहिए, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि बल्ब के फिलामेंट में किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है टंगस्टन, इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।